अ, बिल्कुल आप सही कह रहे थे जावत, और मुझे भी लग रहा है कि ये बिल्कुल एक खौफ है और नितिन याहू को खास तौर से, और सबसे बड़ी चीज मुझे लग रही है फजील साहब की शर्मिंदगी है। इन्हें एहसास कमतरी पैदा हो रही है, क्योंकि बार बार ये बात की जा रही कि मोसाद फेल हो गया, गाजा के मामले में, हमास के मामले में आईडीएफ पूरी तरह से फेल हो गई, और नितिन याहू की जो भी जंगी पॉलिसी थी वो फेल हो गई। और यही नहीं बल्कि नेतन्याहू शिकंजे में आ गए, वो अपनी हुकूमत गंवा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इजराइल में चल रहा है। कैसे देखते हैं फजील साहब, क्या ये खिलाफ वर्जी अभी से शुरू हो गई? क्या लग रहा है फजील साहब? मुमताज भाई, इसको कहते हैं खीज मिटाना। समझ रहे हैं आप? खीज मिटाना कि हारते हारते हमको कोई हारा हुआ ना कहे। मतलब अगर कोई कह देगा कि आप हार गए तो उसका मुंह तोड़ देंगे। मतलब वो जबरदस्ती ये कहलवाना चाहते हैं कि हम हारे नहीं हैं। और जिस तरह का जश्न गाजा में मनाया जा रहा है, जिस तरह का जश्न हुतीज मना रहे, यमन में मनाया जा रहा है। अब देखिए, इजराइल चाहे जितना भी बौखला ले, चाहे कुछ कर ले, अब इजराइल के हाथ से कमान निकल चुकी है। अब तीर कमान से निकल चुका है। अब इजराइल के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर कंट्रोल में होता तो आज भी सीज फायर नहीं होता। अभी भी इजराइल जो है अपनी इज्जत बचाने में लगा है। सच बात यह है कि अब इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो लड़ाई को आगे जारी रखते हैं तो फिर उनको पता है कि जॉर्डन वाली जो पॉलिसी, जो योजना हम आपको बताए थे, उस पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि सब खामोश बैठा है। इजराइल के जितना इजराइल भरोसा करे ना करे, उसके अगर वो शातिर है तो उसके खिलाफ भी माहौल ऐसा नहीं है कि लोग चुप बैठे। अगर ये नहीं माने, ये इजराइल को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ईरान, हुतीज और हिजबुल्ला, हमास, ये सारे लोग मिलके अभी अफगानिस्तान के लड़ाके, सीरिया के लड़ाके, इराक के लड़ाके, ये सब लोग मिल करके जॉर्डन में इकट्ठा होकर के और वहां से तेल अवीव पर कूच करेंगे। ये बात इजराइल को पता है कि अगर हम नहीं चेते तो समझ लीजिए कि इजराइल को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब इतना अंदर तक बात पहुंच चुकी है कि पूरी अरब जगत की आवाम इनके खिलाफ है। और सबको ये बात समझ में आ गया कि ये गेटवे ऑफ अरब है। इजराइल, अमेरिका जो है इजराइल को अपना एक नुमाइंदा बना करके पूरे अरब को गुलाम बनाना चाहता है। ये बात पहले कुछ लोग जानते थे, अब पूरा अरब जगत जान गया और पूरी दुनिया जान गई। और इस बात का फायदा अब रूस और चाइना इनके ऊपर हाथ रख दिया है। अमेरिका चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, अपना बेड़ा लेके भाग गया वहां से, लाल सागर से, और ले आकर के कहाँ वेल्डिंग कर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। और वहां से उनके सारे फाइटर जेट्स भाग गए। जो मतलब अमेरिका और इजराइल, ये तो मैंने आपसे पहले भी, 1 महीना पहले जब रिजल्ट आया था, तब भी हमने कहा था कि ईरान की कुछ बातचीत चल रही है ट्रंप से, इसीलिए इस लड़ाई में शांति है, एग्रेशन खत्म हो गया है। तो वही हुआ। ये जो ट्रंप का पूरा पूरा एक हार्ड तरीके से कहा, सिर्फ ये नहीं जैसे एक अपने निचले आदमी को आदेश दिया जाता है कि भाई हमारे शपथ से पहले अपना ये काम निपटा लो, वही काम किया है इजराइल ने। नेतन्याहू ने अपना काम निपटा लिया। तो ये बात पूरी तरह से अब इजराइल को पता है कि अगर हमने कोई काम ऐसा किया तो अब लोग मरने मारने पर करो या मरो की बात आ गई है। अब तो अब ये बात नहीं है कि हमास और फिलिस्तीन और ये, अब तो ये बात हो गई करो या मरो। पूरे अरब जगत के अंदर सिर्फ फिलिस्तीन और हमास की बात नहीं है, पूरा अरब क्षेत्र जो है जिसको कहते हैं, इस खित्ते में अब हर आदमी इस बात के लिए तैयार है कि करो या मरो का नारा लगेगा। और जॉर्डन में जो भी होगा तख्ता पलटा जाए या वो उनको मैनेज किया जाए। और जॉर्डन से तेल अवीव, अब फाइनल स्टेज की लड़ाई। और वहां पे आईडीएफ अब थक चुका है और इजराइल अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो इस ताकत को रोक सके। और अमेरिका इतनी दूर से मदद नहीं कर पाएगा। अमेरिका खुद फंसा हुआ है वहां की। देखिए, पहली बार दुनिया में हमने सुना ऐसा, छोटे छोटे जो गरीब कंट्री है वहां तो लूटपाट होती है, चोरी होती है, लेकिन पहली बार कैलिफोर्निया जैसी, जहां बॉलीवुड, हॉलीवुड हॉलीवुड का जो कहते हैं कि इतने अमीर लोग रहते हैं, उस जगह पे जहां लोग आग लगी हुई थी, वहां कुछ लोग सामान भी लूट रहे थे, कुछ लोग चोरियां भी कर रहे थे। ये परिचायक है कि अमेरिका अब अंदर से खोखला हो चुका है।
उसके आर्थिक हालात ठीक नहीं है, वो अपनी आवाम को नहीं संभाल पर, लोग भुखमरी के कगार पहुंच गए, लोगों की नौकरियां चली गई, इसलिए लोग चोरी कर रहे हैं। वरना अमेरिका का आदमी चोरी करता है, वो तो कभी सुना नहीं आज तक हमने कि अमेरिकन भी चोरी करते हैं। यही हाल ब्रिटेन का हो गया है, यही हाल ब्राजील का हो गया है, यही हाल फ्रांस के अंदर हो गया है। अब चोरी जो है, अब ये सब चोरी और ये सब घटनाएं अब हर बड़ी बड़ी कंट्री जिसके जो दुनिया को लॉ एंड ऑर्डर का पाठ पढ़ाते थे, आज उनका अपना लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। इसके पीछे बिल्कुल उनकी नौकरियां नहीं है, उनको खाने के लाले पड़ गए, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कंट्री कोई मदद नहीं सरकार कर रही है, लोग जो है चोरी पे उतर गए हैं, लोग छिनैती पे उतर गए हैं, ये स्थिति हो गई है। इसलिए इजराइल का भी वही हाल हो गया है। जब इतनी बड़ी सल्तनत 1914 में ब्रिटेन, जिसके हुकूमत में कहते थे कि सूरज नहीं डूबता था, उसका क्या हाल हुआ, दुनिया से उसको हटना पड़ा, और आज एक छोटे से कंट्री में रह करके अपने आप को संभाले हुए। वही हाल अब अमेरिका का होने जा रहा है, वही हाल इजराइल का होने जा रहा है, वही हाल फ्रांस का होने जा रहा है, वही हाल ब्रिटेन का, वही ब्राजील का। ये सभी लोग बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्रंच में हैं और पूरी तरह से टूटे हुए हैं। ये कोई युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। जी मुमताज भाई। मुझे लग रहा है कि ये सही बिल्कुल तज्जिया किया है हमारे फजील साहब ने कि इस वक्त हालात बड़े बदतर हैं और इजराइल के हालात अच्छे नहीं। वहां प्रोटेस्ट हो रहा है कि नेतन्याहू को हटाया जाए, नेतन्याहू को भगाया जाए। नेतन्याहू नाकाम है, आईटीएफ की मुखालफत हो रही, मोसाद की हमें तो तबाह कर दिया। और यहाँ पे अभी एक साहब लिख रहे थे, हालांकि अभी कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी नुसरत हुसैन साहब बहुत सीरियस हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने कहीं से देखा होगा, लेकिन ये हम कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने लिखा कि 50,000 आईडीएफ के लोग मारे गए। हम इसको नहीं मानते हैं, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि आईडीएफ के लोग मारे नहीं गए, आईडीएफ के लोग भी मारे गए, फौजी जो है मारे गए। सवाल ये है कि गाजा में जितने गए थे कितने वापस आए, कितने मरकावा टैंक गए थे, कहां गए मरकावा टैंक, क्या हुआ उनका, कितने लोग वहां से वापस आए, क्या कोई लिस्ट है? अभी कुछ भी कोई बताने वाला नहीं है। और कितने अभी गिरफ्त में, क्योंकि ये जो तय हुई है बात प्रोफेसर तेजावत कि हम मिलिट्री को आखिर में छोड़ेंगे, यानी फौजियों को आखिर में छोड़ेंगे, तो अब पता नहीं कितने लोग हैं, क्या है, कितने को पकड़ा गया। ये एक बड़ी सिचुएशन। मैं थोड़ा से प्रोफेसर तेजावत, चूंकि आपकी नजर रूस और यूक्रेन पर भी है, जिस तरह से एक झटका दिया है पुतिन ने, या क्या वजह है जो सीज फायर को बिल्कुल से सिरे से नकार दिया, क्या उसका असर गाजा पर भी पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा, क्यों ऐसा हुआ प्रोफेसर तेजावत? आप सही कह रहे हैं। और दरअसल रूस और चीन भी, जैसे फजील साहब ने भी अभी बताया कि रूस और चीन भी यह अब समझ गए हैं कि दरअसल ये पूरी लड़ाई खाली फिलिस्तीनियों को वो वहां से हटाने को लेकर नहीं है, बल्कि जो अमेरिका का जो आगे का जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है वो पूरे मिडल ईस्ट को अपने कंट्रोल में लेना है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये दरअसल इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका वो जो है, वो जो वहां पे पूरा ट्रेड और वो जो पूरा वहां पे कब्जा करना इनका इरादा है। और फजील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये मैं कहना चाह रहा हूं कि दरअसल ये जो कल्चर है, जो अमेरिकन यूरो अमेरिकन कल्चर है, वो बेसिकली कंजप्शन पर है। तो वो दरअसल कभी उनका लालच कभी खत्म होगा ही नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंज्यूम करेंगे और कंज्यूम के लिए उनका लालच बढ़ता रहेगा। तो उसमें वो आगे खाली एक यही करेंगे कि वो लूट का जो है माल पूरी दुनिया से वो उठा के वो अपने देश में लाना चाहते हैं। और उसके बदले में एक ऐसा कल्चर वहां पे डेवलप हो गया है जिसमें सादगी नाम की कोई चीज नहीं है, बस खाली पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल करना ही वो रह गया है। तो ऐसे मुझे लगता है। और फिर हमने कल भी परसों भी बात की थी मुमताज साहब की, वो दरअसल एक इंपीरियलिस्ट लोग हैं जिनकी भूख कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि लालच का कभी कोई मैं एक सेकंड रोकूंगा। बड़ा दिलचस्प जो है यूनुस चौड़वारा साहब ने एक अपडेट दी है प्रोफेसर तेजावत, बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि हमास का बहुत बड़ा खुलासा है, इजराइल के बंधक नॉर्थ गाजा में इजराइल की आईडीएफ के बेस के नीचे ही थे और इजराइल की आधुनिक सेना बंधकों को ढूंढ ही नहीं पाई। ये अब उन्होंने जो दावा किया है,
ये उनके लिए डूब मरने वाली बात होगी। प्रोफेसर तजावत, ये अगर है, ये तो सच है कि वो नहीं तलाश कर पाए और पूरे गादा को तबाह कर दिया, ये भी सच्चाई है। और उन्होंने तो गिफ्ट दे करके भेजा है बाकायदा, जो बंधक है। कैसे देखते हैं प्रोफेसर तजावत? मुझे ये लगता है कि दरअसल जो 9/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद में ये साफ हो गया था कि दरअसल केवल टेक्नोलॉजी के बूते पे इतराने वाले जो देश या कंट्रीज हैं, जो ये सोचते हैं कि उनके पास तकनीकी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी बम्बार्डमेंट कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। ये 9/11 के अटैक के बाद में ये साबित हो गया कि भले तकनीकी रूप से कोई बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, फिर भी वह आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो जरूरी नहीं है कि जो नई नई जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वो जो नए नए बॉम्ब और नए नए टैंक और ये सारी चीजें बना रहे हैं वो कारगर ही होगी। क्योंकि आप देखिए कि जो सुरंग वाला जो है वो एक तरीके से इजाद किया हुआ है, और ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो मिडाइवल टेक्नोलॉजीज है। तो मिडाइवल टेक्नोलॉजीज के आगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कितनी कारगर साबित होती है, या कि केवल टेक्नोलॉजी के बूते पे पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखा जा सकता है, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये जो लड़ाइयां हैं उन्होंने साबित कर दी है। और मुझे लगता है कि आखिर में जो जीत होनी है, फजील साहब जैसे कि बार बार कहते हैं कि रावण की लंका को तो जलना ही है। तो अगर रावण कुछ पाप करेगा तो उसको तो मरना ही मरना है। मुमताज साहब।